दोस्तों, इंतज़ार करने वाले लोगों को अच्छी चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन केवल वही चीज़ें जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्राहम लिंकन के इस कोट के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि यूके ट्रिपल के पैटर्न पर आधारित हैं। दोस्तों, जिसमें हम 40 प्रश्न उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के, 40 प्रश्न हम जीके जीएस के और 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे, काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। आशा करते हैं यहाँ से आपको अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? ज़्यादातर लोग इसका सही आंसर जानते होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इन 100 प्रश्नों में कितना स्कोर रहा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है पंतनगर, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी है देहरादून। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है वह पिथौरागढ़ में है। बात करें चमोली की, तो चमोली में है गोचर हवाई अड्डा। पंतनगर में आप जानते हैं पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा देहरादून में है आपका जौलीग्रांट हवाई अड्डा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जौलीग्रांट हवाई अड्डा। इसके अलावा नैनी सैनी पिथौरागढ़ में। इसके अलावा चिमयाली सोन जो है उत्तरकाशी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों, आप सभी जानते हैं विशिष्ट राज्य का दर्जा जो है एक विशेष श्रेणी का दर्जा, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। दोस्तों, यह सरकार का एक प्रशासनिक निकाय है। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को सन 1969 में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को सन 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में और उत्तराखंड को वर्ष 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा मिला। और इस क्रम में उत्तराखंड जो है 11वां राज्य है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2001। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रदेश का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो अभी हमने जैसे डिस्कस भी किया, तो यह है 11वां राज्य। इससे पहले कौन कौन से राज्य थे? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में और उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा मिला। इस क्रम में उत्तराखंड जो है 11वां राज्य है। तो आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किस पद पर कार्यरत थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी ज़्यादातर जानते भी होंगे इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति पद पर कार्यरत थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी रहे, उनका कार्यकाल कुल 354 दिन का रहा। 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक उनका कार्यकाल रहा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तालाब, जलाव, उपरांव या खेल? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ए तलाव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कूप पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है दोस्तों तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? टर्शियरी मृदा, काली मृदा, रेगूर मृदा या लाल मृदा? दोस्तों सही जवाब है इसका टर्शियरी मृदा, इसे तृतीयक मृदा भी कहते हैं। यह मिट्टी उत्तराखंड के शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटी में पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों यह हल्की, बलुई तथा छिद्रमयी होती है। इसके अलावा दोस्तों दून घाटी की मिट्टी में चिकनापन तथा आर्द्रता होती है, और जो अपेक्षाकृत शिवालिक पहाड़ियों में कम होती है। इसके अलावा दोस्तों इस मृदा में वनस्पति जीवांश तथा लोहांश विद्यमान रहते हैं, और यह जो मृदा है यह चाय उत्पादन हेतु सहायक होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी मृदा जो है दून और शिवालिक पहाड़ी और दून घाटियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। बात करें काली मिट्टी की, तो दोस्तों यह मृदा मुख्यतः देहरादून व हरिद्वार जिलों में पाई जाती है। यह काली रंग की होती है, और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। दोस्तों यह उपजाऊ और जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है। इसके अलावा रेगूर मृदा जो है दोस्तों, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से ज़्यादा काली कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं, यह काली मिट्टी ही होती है, एक प्रकार की काली मृदा, और यह जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसके अलावा दोस्तों जो लाल मृदा है, लाल मृदा मुख्यतः उत्तरकाशी ज़िले में पाई जाती है। इस मिट्टी में दोस्तों लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह मृदा भी दोस्तों उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जल धारण क्षमता कम होती है। यह लाल रंग की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागनाथ मंदिर कुमाऊनी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है, यह कहाँ अवस्थित है? चंपावत, ऑप्शन बी है गोमुख, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, और ऑप्शन डी है लाखा मंडल। दोस्तों सही जवाब आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। दोस्तों आप सभी जानते हैं नागनाथ पोखरी के नाम से यह समुद्र तल से जो है 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जलवायु की बात करें तो वर्ष भर जो है ठंडी जलवायु यहाँ पर रहती है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब क्या है? चंपावत। बात करें गोमुख की, तो गोमुख जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद का अंतिम छोर है। दोस्तों यहाँ से भागीरथी नदी उद्गमित होती है। इसकी हाइट की बात करें 13,200 फुट की ऊंचाई पर यह है। अगर बात करें मीटर में तो 4,023 मीटर। यह गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा लाखा मंडल की बात करें तो लाखा मंडल जो है देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर है। यहाँ गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के प्राचीन अवशेष मिले हैं। दोस्तों यहाँ खुदाई करने पर विभिन्न आकार के ऐतिहासिक काल के शिवलिंग भी मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जो कि ग्रेफाइट लिंगम है, जो ग्रेफाइट लिंगम के नाम से जिसे हम जानते हैं। यह गीला होने पर चमकता है और परिवेश को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली में बनाया गया जो मंदिर है भगवान शिव का, नागर शैली का मंदिर है, जो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, देहरादून में, टिहरी में, या रुड़की में? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुड़की। IIT रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दशक में रही?
तो ऑप्शन नंबर ए 1971 से 1981, 1971 से 1981। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी है मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1968, ऑप्शन नंबर ए 1968। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या चंपावत? सही जवाब है ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा से कुणिंद शासकों की कितनी मुद्राएं मिली हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 मुद्राएं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं? गंगाधर उप्रेती, पंडित गुमानी पंत, ऑप्शन सी चिंतामणि जोशी, तर गिज उहेरोंचे शाह। प्रश्न है, अल्मोड़ा से कुणिंद शासकों की कितनी मुद्राएं मिली हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित गुमानी पंत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस जनजाति को मंगोल प्रजाति भी कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? दून क्षेत्र, बाह्य हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र या बृहद हिमालय क्षेत्र? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाह्य हिमालय क्षेत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टिपरावामक ग्लेशियर किस जनपद में है? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, यह जो ग्लेशियर है वह है चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मीर रंजन नेगी, जसपाल राणा, अभिनव सिंह या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, जसपाल राणा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए, हरिद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो यह है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कैंपटी जलप्रपात दोस्तों आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी मसूरी। दोस्तों बात करें इसके अलावा जो पिथौरागढ़ के जलप्रपात हैं उसमें है आपका बिरथी जलप्रपात, जो कि पिथौरागढ़ ज़िले में है और मुनस्यारी वाले रास्ते में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों रांथी जलप्रपात जो है धारचूला से करीब 8 किलोमीटर दूर है और यह मानसून वाटरफॉल जिसे जून से अक्टूबर में देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो टाइगर फॉल्स है वह चक्राता में है, चक्राता के पास। वसुंधरा फॉल बद्रीनाथ के पास है। नीरगढ़ झरना जो है ऋषिकेश में है। इसके अलावा तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी मसूरी, कैंपटी जलप्रपात जो है मसूरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, देवप्रयाग में, केदारनाथ में या बद्रीनाथ में? तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे ऑप्शन बी देवप्रयाग इसका सही जवाब है। दोस्तों इस प्राचीन मंदिर को रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी देवप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी हैं? उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं मोहन सिंह मेहता, देव सिंह, भजन सिंह या महावीर त्यागी? दोस्तों पहली बार जो गए थे वह थे मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? बाबा श्रवणनाथ ने, आदि शंकराचार्य जी ने, स्वामी विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाबा श्रवणनाथ। दोस्तों आपको बताना है कि उत्तराखंड की वे कौन सी स्वतंत्रता सेनानी है जो पहली बार जेल गई थी। महिला स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली बार जेल गई थी, तो वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में या गंगोत्री में? तो सही जवाब है ऑप्शन ए हरिद्वार में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस महान संत ने की थी? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका सही जवाब है आदि शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? विष्णु देवी शाह, भवानी शाह, राधा रतूड़ी या गौरा देवी? दोस्तों आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए विष्णु देवी शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले को छोटा कश्मीर कहते हैं? देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली या ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़, छोटा कश्मीर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जिले को राज्य का वन नगर कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विपिन चंद्र जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
माया टमटा। दोस्तों आपको बताना है उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीलू रौतेली को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, 18.81%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग स्थायी चारागाह भूमि है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3.49%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ऋषिकेश में, नैनीताल में, हल्द्वानी में या देहरादून में। दोस्तों आप सभी जानते हैं एम्स ऋषिकेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ऋषिकेश में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है। गोपेश्वर में, रामनगर में, नैनीताल में या बागेश्वर में। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपेश्वर, जो कि चमोली में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है जो कि भूख उन्मूलन से संबंधित है और दुनिया में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। दोस्तों यह दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है। दोस्तों इसकी फंडिंग की बात करें तो यह WPF को जो है सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दानदाताओं से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। दोस्तों यह भारत में 1963 से कार्य कर रहा है। दोस्तों WPF द्वारा जारी रिपोर्ट खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट है जो दुनिया में तीव्र भूख के पैमाने का वर्णन करती है। दोस्तों इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 10%, 15%, 12% या 20%। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 15%। दोस्तों किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों राज्यों की जनसंख्या के आकार के आधार पर विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। दोस्तों विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित है। इसके अलावा दोस्तों राज्य विधानमंडल के प्रावधान जो है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत में वर्तमान में 6 राज्य जिसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 72। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226।
दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट से संबंधित है। दोस्तों यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध यथा वारंटों सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। दोस्तों उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सकता है। दोस्तों इसका तात्पर्य यह हुआ कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। तो दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 226। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली गर्म महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर में ले जाती है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है। इसमें 3 धाराएं सम्मिलित होती हैं, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक धारा। दोस्तों फ्लोरिडा की धारा युकाटान चैनल से मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए फ्लोरिडा तक जाती है। एंटलीज धारा के फ्लोरिडा की धारा से मिलने के बाद फ्लोरिडा की धारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई धाराओं में विभक्त होकर सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पार्कचिक ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। दोस्तों पार्कचिक ग्लेशियर लद्दाख में स्थित एक पर्वतीय ग्लेशियर है। यह सुरु नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। दोस्तों यह 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 14 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों सुरु नदी घाटी पश्चिमी हिमालय में दक्षिणी जास्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि तेजी से बर्फ पिघलने की पार्कचिक ग्लेशियर के पास 3 हिमनद झीलें बनने की संभावना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, लद्दाख। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंवल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। दोस्तों कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में मंचेरियल जिला के जात्राराम मंडल में स्थित है। दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कंवल वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। वर्ष 1999 में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यह अभयारण्य गोदावरी और कदम नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में है जो अभयारण्य के दक्षिण में बहती है। जीव जंतु की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पाए जाने वाले स्तनधारी प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल और नीलगाय आदि शामिल हैं। इसके अलावा वनस्पति की बात करें तो यह जो अभयारण्य है सौगान वनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर बांस, टर्मिनेलिया, एनोगाइसिस, पेरोकॉर्पस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना। जो कंवल टाइगर रिजर्व है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए, हिंद महासागर, ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर,
ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व का सबसे व्यापक और सबसे समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों यह 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व तट पर प्रशांत महासागर में लगभग 1400 मील तक फैला हुआ है। दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने चेतावनी दी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण और महासागरों के गर्म होने से बहुत जो है गंभीर खतरे में है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाग 8। दोस्तों संघीय क्षेत्र जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं भारत की केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की देखरेख के लिए भारतीय राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 के अंतर्गत आते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 239 ने राष्ट्रपति को प्रशासकों के माध्यम से सीधे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करने की अनुमति दी। इसके अलावा दोस्तों 1962 में संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका स्थापित करने की शक्ति देने के लिए अनुच्छेद 239 ए पेश किया गया था। तो इसके बाद दोस्तों कई केंद्र शासित प्रदेशों में एक विधायिका और एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है भाग 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान निर्धारित किए हैं। अनुच्छेद 343 यह कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी सहयोगी भाषा है। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 345 की, तो अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में बोली जाने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कहा गया है हिंदी के साथ में। इसके अलावा अनुच्छेद 351 यह कहता है कि संघ को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करना चाहिए। तो भाषा संबंधी प्रावधान जो है भाग 17 में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है कर्नाटक। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। अगला प्रश्न है हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है। श्रीलंका में, ईरान में, जापान में या पाकिस्तान में। तो आप सभी जानते हैं खबरों में रहता है। तो ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका में। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है अनुकूलन उपाय के खर्च को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गतिविधियों की सहायता के लिए यह निधि बनाई गई है। ऑप्शन बी है यह स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में ली गई है। ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था है। या ऑप्शन डी यह स्कीम 2015-16 से लागू की गई है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था है, जो कि गलत है। दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था है, न कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किस
से संबंधित है? ऑप्शन ए है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी है सती प्रथा, ऑप्शन सी है दहेज मृत्यु और ऑप्शन डी है तलाक। सही जवाब है ऑप्शन ए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है एक ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपयुक्त कथन किसका माना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी बोडेन पोवेल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महानवमी दिब्बा, ऑप्शन बी लोटस महल, सी हजारा रामा या विरूपाक्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए महानवमी दिब्बा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक या महावामसा। सही जवाब ऑप्शन डी महावामसा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। दोस्तों इनमें सर्वाधिक जो सीटों की संख्या है वह है पश्चिम बंगाल में 294। इसके अलावा बिहार की बात करें तो 243, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य सूक्त। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वोटर वेरीफाइएबल पोल ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन सी वोटर वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल या ऑप्शन डी वोटर वेरीफाइएबल पेपर अकाउंट ट्रेल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति ऑप्शन ए भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, सांसद उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर। ऑप्शन 2 है अनुमुक्त दिवालिया हो, तीसरा है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो या विक्षिप्त दिमाग वाला हो और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सभी जो है सही है यहाँ पर। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों इस अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और इस अधिनियम में कहा गया कि सिक्किम की विधानसभा में कम से कम 32 सदस्य होंगे
और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक सीट आवंटित की गई। 15 मई 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने इस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी। दोस्तों, इससे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। हालांकि बाद में 36वें संशोधन अधिनियम आने के बाद 35वें संशोधन को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 36वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दो व्यवस्थाएं के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए 1997 में चीन का एक हिस्सा बना? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हांगकांग। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत में राज्यों के अनेक अपने संविधान नहीं हो सकते। भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी, भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। या ऑप्शन डी, दिल्ली के मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली के मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, जो कि सही जवाब है। दोस्तों, दिल्ली में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% या 0.1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इसमें से किस यूरोपीय यात्री का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पिलसर्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए है मानव अधिकारों की उल्लंघन पर अपने स्वयं की पहल पर जांच करना। ऑप्शन बी, पीड़ित द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत याचिका के आधार पर जांच पड़ताल करना। ऑप्शन सी, कैदियों की दशा को जानने के लिए जेल का भ्रमण करना। और ऑप्शन डी, मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध का जिम्मा लेना और शोध को प्रोत्साहित करना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। तो दोस्तों सभी यहाँ पर सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, फाइल टाइप प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस। और ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोडक्ट। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सेल्स की संख्या जानी जाती है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी स्क्रीन टाइप, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप और ऑप्शन डी स्क्रीन इंडेक्स। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, स्क्रीन रेजोल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि 2 लड़कियां एक दूसरे के क्रमवार ही पंक्ति में रहे? तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। उस व्यक्ति की आयु कितनी है?
तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न के अनुसार 3x प्लस 15 अपॉन x प्लस 15 बराबर हो गया 2/1। 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। x बराबर हो गया आपका 15, यानी कि 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 फीट की दूरी पर दो खंबे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। इन खंभों की ऊंचाई का अंतर 6 फीट है। 15 फुट लंबाई की एक रस्सी के दो सिरों को दोनों खंभों के सिरों से बांधा गया है। अधिक ऊंचाई वाले खंभे की लंबाई का वह भाग कितना है जो खंभों से रस्सी को अलग किए बिना रस्सी के स्पर्श में रहे? 6 फुट से कम, 6 फुट से अधिक किंतु 7 फुट से कम, या 7 फुट से अधिक किंतु 8 फुट से कम, या 8 फुट से अधिक। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। दूसरा है 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, या ऑप्शन डी वित्त विषयक विभाग से संबद्ध स्थायी समिति। सही जवाब है ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है मान लीजिए कि आम के दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। इसकी वजह से आम की मांग 100 किलोग्राम से घटकर 50 किलोग्राम रह गई। आम की मांग का कीमत लोच निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों कीमत लोच निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मांग में परिवर्तन की दर बटा कीमत में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर मांग में परिवर्तन की दर बराबर 100 किलोग्राम से 50 किलोग्राम बराबर माइनस 50 किलोग्राम। कीमत में परिवर्तन बराबर 50 से 75 बराबर 25। कीमत लोच बराबर हो गया आपका 50/100 माइनस 50/100 बटा 25/50 बराबर -1/0.5 बराबर हो गया -2। चूँकि कीमत लोच का मान -2 है इसलिए इसका मतलब है कि आम की मांग कीमत लोच 2 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, या 9वीं पंचवर्षीय योजना। सही जवाब है ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? लोक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि। ऑप्शन सी है हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान, या ऑप्शन डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50%। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्री परिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों भारत के संविधान से अनुच्छेद 19 एक एफ और अनुच्छेद 31 को हटाया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 31 एक अनुच्छेद 301 बन गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार से बचाई गई संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 30 ए के इसमें शामिल किया गया, जो कि निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई भी कानून बनाने में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून के तहत निर्धारित राशि जो उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार के रूप में है उसे प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 74 एक को संशोधित किया गया और एक खंड जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर आम तौर पर या अन्यथा पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुरूप कार्य करेगा। जबकि दोस्तों पहले राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक था। इसके अलावा दोस्तों बुनियादी ढांचे में संशोधन, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई भी संशोधन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब भारत के लोग उन्हें जनमत संग्रह में बहुमत से मंजूरी देते हैं, जिसमें कम से कम 51% मतदाताओं ने भाग लिया हो। यह संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें कि अनुच्छेद 38 जो शामिल किया गया, उसमें कहा गया कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। तो इसमें और भी महत्वपूर्ण इसके पॉइंट हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न जो कि सामान्य हिंदी से है, संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपरा या परंपराओं में किया गया है? बीजक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, आदि ग्रंथ साहिब। जी, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। सही जवाब है दोस्तों केवल 1 और 2। में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, प्रत्येक वर्ण का विषम संख्या वाले वर्ण, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क और ग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही है उन्नति, ऑप्शन नंबर डी, उन्नति। अगला प्रश्न है, रास्ता दुर्गम है सावधानी से चलें। तो दुर्गम की वर्तनी यहाँ पर हमें देखनी है। सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला, दुर्गम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो दोस्तों संधि की बात करें तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद की बात करें तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि कहलाती है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, और यदि पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों स्वर संधि जो है, दोस्तों स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा, महाधन आत्मा महात्मा।
दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि दोस्तों वहां होती है जहां ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए। दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, जैसे कि स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, वीर प्लस अंगना वीरांगना। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, अक, अक प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, प्रति मतलब होता है साथ में पर बाद में, आई का मतलब चलने वाला यानी पीछे चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, मध्य में, अंत में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों, आप सभी जानते हैं उपसर्ग शब्द के आरंभ या शब्द के आदि में हम कह सकते हैं इनका प्रयोग होता है। दोस्तों उपसर्ग वे शब्द हैं, वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, लेकिन इसी शब्द के आगे आ शब्दांश जोड़ने से इसका नया शब्द जो बनेगा वो होगा आहार, जिसका भोजन मतलब होता है। उसी प्रकार इसमें हम प्र शब्द अगर जोड़ देंगे तो प्र शब्दांश जोड़ने से जो बनेगा वो प्रहार होगा, जिसका मतलब होता है किसी पर हमला करना। इसी प्रकार से सम अगर हम जोड़ देंगे तो संहार हो जाएगा, यानी कि विनाश करना। तो यह उपसर्ग जो है इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों गमन का मतलब होता है जाना, और इसको हम इसका विपरीतार्थक क्या होगा? आगमन। तो आ शब्दांश हम इसमें जोड़ेंगे, आ उपसर्ग हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आगमन। आगमन का मतलब होता है आना। ठीक है, तो इस प्रकार से यह विपरीतार्थक बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा, परि या प्रति? तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रति। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन बी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन सी है, भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, यौवन। दोस्तों कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती हैं, कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती हैं। दोस्तों स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रीति आदि। परतंत्र भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में अ, आ, आई, अन, आया, त्व आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे दोस्तों पुरुष है, स्त्री, जैसे स्त्री शब्द है स्त्रीत्व, इसमें त्व शब्द जोड़ने से स्त्रीत्व, स्त्रीत्व हो गया। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, त्व जोड़ने से वह भाववाचक संज्ञा हो गया स्त्रीत्व। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाव। प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? सही जवाब आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी, प्राण। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन, गीदड़िन, गीदड़नी, ऑप्शन सी गीदड़ी या ऑप्शन डी गीदड़िया। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, गीदड़ी। अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यह है आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। दोस्तों मिश्र वाक्य
जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, इधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि मिश्रित शब्द हो, मिले जुले शब्दांश हो, तो उनको मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ए है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। बी, सुबह हुई वह आ गया, सुबह हुई और वह आ गया। ऑप्शन सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। या ऑप्शन डी, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जवाब जो है ऑप्शन सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, या ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप, या ऑप्शन सी, अक्ल की दुम, या आबनूस का कुंदा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मर जाए पर पैसा ना जाए, समय रहते काम करना। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक कंजूस होना। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन सी, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या ऑप्शन डी, पक्षियों की तरह बोलना। सही जवाब है ऑप्शन बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।